आज दुनिया जिन चीजों को सुपरफूड कहकर महंगे दामों में बेच रही है, मल्टीग्रेन, फाइबर रिच अनाज, देसी फैट्स और नेचुरल प्रोटीन, उन्हें भारत कोई ट्रेंड बनाकर नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की थाली में 900 साल पहले ही शामिल कर चुका था। वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग कांच कंक्रीट की इमारतों में नहीं, मिट्टी के घरों में रहते थे। पानी कुओं और नदियों से आता था और खाना मिट्टी के चूल्हों पर बिना केमिकल, बिना पैकेजिंग, लेकिन पोषण से भरपूर पकता था। स्वाद जरूरी था, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी था। खाना शरीर के लिए क्या करता है, और यही वजह है कि आज जिसे दुनिया मॉडर्न न्यूट्रिशन कहती है, उसकी जड़ें हमें भारत की 900 साल पुरानी रसोई में मिलती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर भारत 900 साल पहले क्या खाता था और क्यों वही खाना आज फिर से सुपरफूड बनकर लौट रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक और कमेंट में जरूर बताएं कि किस राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्राचीन भारत में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, इसे शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने वाली औषधि माना जाता था। यहाँ खाने की सोच सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह तय करती थी कि भोजन शरीर को कैसे लाभ पहुंचाए। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में कहा गया कि वही भोजन श्रेष्ठ है जो आसानी से पच जाए और शरीर की जरूरतों के अनुरूप हो। मौसम के अनुसार भोजन का चयन किया जाता था। ठंड में भारी और ऊर्जा देने वाला, गर्मी में हल्का और ठंडक देने वाला। मीठे के साथ कड़वे और कसैले स्वाद भी शामिल किए जाते थे, क्योंकि ये शरीर की सफाई और संतुलन में मदद करते थे। जितना खाओ उतना पचाओ की सोच से अधिक खाने को असंतुलन माना जाता था। भारत में भोजन का इतिहास केवल सभ्यताओं से नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलावों से जुड़ा है। शुरुआती दौर में शिकार प्रधान था, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने खेती अपनाई और भोजन को स्थायी आधार बनाया। इस शुरुआती कृषि व्यवस्था में जौ को मुख्य अनाज का स्थान मिला। कम पानी, बदलती मिट्टी और मौसम में भी उगने वाला जौ लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था और मेहनत भरे जीवन के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता था। खाना पकाने की प्रक्रिया भी उसी जीवन शैली के अनुसार विकसित हुई। मिट्टी के चूल्हों पर धीमी आंच में भोजन पकाया जाता था, जिससे अनाज धीरे धीरे गलता और पचने योग्य बनता। यह स्लो कुकिंग किसी तकनीक का नाम नहीं था, बल्कि मजबूरी से उपजा अनुभव था, जिसने भोजन को अधिक संतुलित बना दिया। खेती के विस्तार में बैलों की भूमिका भी अहम रही। उनकी मदद से जमीन जोती जाने लगी, जिससे खेती अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद हुई। यह बदलाव केवल भोजन की उपलब्धता नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि एक ऐसे खाद्य तंत्र की नींव रख रहा था जहां इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खाना पैदा कर रहा था, न कि उससे लड़कर। प्राचीन भारत में जौ, बाजरा और रागी जैसे अनाज सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं थे, बल्कि ये टिकाऊ और पोषण से भरपूर भोजन का प्रतीक थे। इन अनाजों की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इन्हें कम पानी और साधारण मिट्टी में भी उगाया जा सकता था। इस वजह से मौसम और फसल की अनिश्चितताओं में भी ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों के लिए ये उपलब्ध रहते थे। जौ और बाजरा लंबे समय तक संग्रहित किए जा सकते थे, जिससे कठिन मौसम या युद्ध की स्थिति में भी भोजन की कमी नहीं होती थी। ये अनाज न केवल किफायती थे, बल्कि पोषण में भी भरपूर थे। जौ में फाइबर और ऊर्जा, बाजरा में मिनरल्स और विटामिन्स और रागी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती थी। यही कारण है कि इन्हें हर वर्ग के लोगों की थाली में जगह मिलती थी, गांव के किसान से लेकर नगर के व्यापारी तक। खास बात यह थी कि ये अनाज शरीर को लंबे समय तक ताकत और सहनशीलता देने में सक्षम थे। प्राचीन भारतीय भोजन में एनिमल प्रोटीन पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि स्थानीय आबादी ने पौधों से मिलने वाले प्रोटीन को समझदारी से अपने आहार में शामिल किया। चना, उड़द और मूंग जैसी दालों ने शरीर को आवश्यक प्रोटीन, फाइबर और आयरन प्रदान किया। इनके नियमित सेवन से शरीर मजबूत रहता था और मांसाहार की आवश्यकता केवल उत्सव या विशेष अवसरों तक सीमित थी। इन दालों को अनाज के साथ मिलाकर खाने की प्रथा ने एक पूर्ण प्रोटीन की व्यवस्था बनाई। ये वह मॉडल था जो बिना किसी सप्लीमेंट या अतिरिक्त पोषण के शरीर को हर उम्र में आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता था। दाल प्लस अनाज का संयोजन
न केवल पोषण संतुलन बनाता था, बल्कि इसे पचाना भी आसान होता था। प्राचीन भारतीय आहार में घी और तिल का तेल केवल स्वाद बढ़ाने का माध्यम नहीं थे, इन्हें ऊर्जा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। घी, जिसे आज केवल फैट के रूप में देखा जाता है, तब शरीर में तंत्रिका और मांसपेशियों के लिए स्थिर ऊर्जा प्रदान करने वाला मानक घटक था। तिल के तेल का प्रयोग भी केवल तड़के के लिए नहीं, बल्कि पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए किया जाता था। भारत में मसालों का उपयोग सदियों से केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था। हल्दी, काली मिर्च, अदरक और अन्य मसाले मेडिसिनल रोल के लिए नियमित रूप से आहार में शामिल किए जाते थे। हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता था। काली मिर्च पाचन में सहायक थी और अदरक शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता था। मसालों की मात्रा कम लेकिन नियमित रखी जाती थी, ताकि भोजन अधिक स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर के लिए लाभकारी भी रहे। यही कारण है कि मसाले केवल खाने को आकर्षक बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि यह भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने वाले तत्व भी थे। इसके विपरीत विदेशी भोजन और यात्रा के दौरान लाए गए फूड्स फीके लगते थे, क्योंकि उनमें यह समझ और संतुलन नहीं था। मसाले न केवल स्वाद बल्कि स्वास्थ्य और पाचन का भी संतुलन बनाए रखते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय खाना केवल पेट भरने वाला नहीं, बल्कि शरीर और मन के लिए पूर्ण रूप से संतुलित था। 12वीं शताब्दी में राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा रचित मानसोल्लासा ग्रंथ भारतीय कुकिंग और खाना पकाने की समझ का अद्भुत उदाहरण है। यह केवल खाना बनाने की विधियों तक सीमित नहीं था, इसमें खाने की कैटेगरीज, भोजन की जरूरतों का विस्तृत विवरण दिया गया। मानसोल्लासा को दुनिया की शुरुआती कुकबुक्स में से एक माना जाता है। इसमें केवल व्यंजनों की सूची नहीं, बल्कि यह बताया गया कि कौन सा भोजन किस उम्र और स्वास्थ्य स्थिति में उपयुक्त है। बच्चों के लिए हल्का और पचने योग्य, वयस्कों के लिए ऊर्जा देने वाला, बुजुर्गों के लिए आसानी से चबाने योग्य। इस तरह भोजन का वैज्ञानिक और व्यावहारिक वर्गीकरण किया गया। इस ग्रंथ में यह भी निर्देशित है कि खाना पकाने का समय और तापमान शरीर पर कैसे असर डालते हैं। धीमी आंच पर पकाना, मसालों का संतुलित उपयोग और सही सामग्री का चयन, इन सभी चीजों पर विस्तार से लिखा गया है। मानसोल्लासा यह दिखाता है कि 900 साल पहले भारतीय रसोई में न केवल स्वाद और पोषण पर ध्यान दिया जाता था, बल्कि भोजन की समझ इतनी गहरी थी कि इसे एक विज्ञान की तरह अपनाया जाता था। यह ग्रंथ आज भी हमें यह सीख देता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में खाना केवल पेट भरने का माध्यम नहीं था, यह शरीर, मन और समाज के लिए एक समग्र विज्ञान था, जिसमें संतुलन, स्वास्थ्य और ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। प्राचीन भारत में भोजन में शाकाहारी प्रधानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। अधिकांश लोगों की थाली अनाज, दालें, फल और सब्जियों से भरी होती थी, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध और स्थायी पोषण स्रोत थे। मांसाहारी भोजन सीमित था, विशेषकर नदी किनारे रहने वाले समुदायों में मछली और अन्य जलीय भोजन का महत्व था। इन्हें मौसमी रूप से पकाया और खाया जाता था, जिससे भोजन में वैरायटी भी बनी रहती थी। इस तरह प्राचीन भारतीय भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का संतुलित मिश्रण मौजूद था, जो आज के संतुलित आहार मॉडल की तरह काम करता था। कच्चा भोजन पूरी तरह से नकारा नहीं जाता था, बल्कि मौसम और पाचन क्षमता के अनुसार इसे भोजन में शामिल किया जाता था। ठंड में हल्का पका हुआ या फर्मेंटेड भोजन प्राथमिकता में होता था, जबकि गर्मियों में ठंडक देने वाले कच्चे फल और सब्जियां खाने में शामिल की जाती थीं। दही, छाछ और अन्य फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ नियमित आहार का हिस्सा थे, क्योंकि ये पाचन को आसान बनाने और शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे। सलाद भी प्राचीन थालियों का अहम हिस्सा थे। मौसमी फल, कच्चा सब्जियां और हल्की ड्रेसिंग से बनाए गए सलाद भोजन को पोषण से भरपूर बनाने के साथ साथ ताजगी भी देते थे। इन आदतों से शरीर को आवश्यक फाइबर, विटामिन और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स मिलते थे। इस तरह के भोजन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता था और शरीर हर मौसम में तैयार रहता था। चाय का प्रचलन भारत में ब्रिटिश काल के बाद आया। उससे पहले प्राचीन भारतीय अपनी थाली में पाचन और हाइड्रेशन के लिए अन्य पेय शामिल करते थे। सबसे आम पेय था छाछ,
जिसे गर्मियों में ताजगी और पाचन सुधारने के लिए पिया जाता था। इसके अलावा पनाका नामक पेय भी प्रचलित था, जिसमें दही और मौसमी फलों को मिलाकर स्वाद और पोषण दोनों बनाए जाते थे। हर्बल ड्रिंक्स भी सामान्य थे, जो पाचन सुधारने, ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को ताजगी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मीठे पेय सीमित मात्रा में ही सेवन किए जाते थे, ताकि स्वाद और स्वास्थ्य में संतुलन बना रहे। इस तरह प्राचीन भारत में बेवरेजेस का उद्देश्य केवल थर्स्ट क्वेंचिंग नहीं, बल्कि शरीर और पाचन की देखभाल भी था। चाय इस समय पूरी तरह अनुपस्थित थी और लोग प्राकृतिक घटकों से बनी स्वास्थ्यवर्धक और मौसमी पेय का आनंद लेते थे। इस संतुलित पेय संस्कृति ने शरीर और मन दोनों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखा। प्राचीन भारत में मीठा भोजन केवल अवसर विशेष पर ही शामिल किया जाता था। ताजे फलों, गेहूं या चने से बने हल्के मीठे व्यंजन सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं थे। मिठास का उद्देश्य केवल स्वाद बढ़ाना नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखना था। शराब भी व्यापक रूप से नहीं पी जाती थी। इसे सामाजिक और धार्मिक अवसरों तक सीमित रखा गया और इसे अधिकता में लेना दोष माना जाता था। इस संयम ने लोगों को एक्सेस के नुकसान से बचाया और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखी। ब्रिटिश शासन के आने के बाद भारतीय भोजन में बड़े बदलाव देखने को मिले। पहले अनाज और स्थानीय फसल पर आधारित संतुलित थाली धीरे धीरे व्हीट और राइस डोमिनेंस में बदल गई। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड हैबिट्स की शुरुआत हुई। लोकल नॉलेज और प्राचीन कुकिंग विजडम की कमी महसूस होने लगी। प्राकृतिक फैट, स्लो कुकिंग, सीजनल वेजिटेबल्स और फर्मेंटेड फूड का महत्व घटा। इसके बजाय तेज पकाने, इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स और रेडी टू ईट विकल्प लोकप्रिय होने लगे। यह ट्रांजिशन सिर्फ खाना बदलने तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भोजन और जीवन शैली की समझ पर असर डाल रहा था। संतुलन और मॉडरेशन की जगह कन्वीनियंस ने ले ली। इस बदलाव ने प्राचीन भारतीय फूड फिलॉसफी के कई लाभ छीन लिए, लेकिन भारतीयों ने धीरे धीरे नए स्वाद और विदेशी चीजों को अपनाना भी शुरू कर दिया। आज दुनिया जिसे सुपर फूड कहती है, वह प्राचीन भारतीय थाली का ही पुनः आविष्कार है। जौ, बाजरा, रागी, दालें, फर्मेंटेड फूड और देसी फैट्स सदियों से शरीर को सस्टेन और मजबूत बनाने के लिए उपयोग होते रहे हैं। प्राचीन भारतीय भोजन नेचुरल, सीजनल और बैलेंस्ड था, जबकि आज प्रोसेस्ड विकल्पों की भरमार है। मॉडर्न साइंस भी इन पोषक तत्वों के बेनिफिट्स को वैलिडेट कर चुकी है। इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर डाइजेशन सुधारने तक यह भोजन स्वास्थ्य और लॉन्जेविटी का स्रोत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज को पुराने तरीके से अपनाना चाहिए। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, बल्कि कल्चर और साइंस का संगम है, और समझदारी से संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि यह सोच और लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।